हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लोचन एकेडमी में। मैं नेहा भारद्वाज। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के आज के क्विज सीरीज को। इस सीरीज के पहले प्रश्न को जानेंगे तो किस देश में खसरा और रूबेला की समाप्ति हो गई है? ऑप्शंस हैं भारत, पाकिस्तान, मालदीव और श्रीलंका। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और श्रीलंका वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले दो देश बन गए हैं। मालदीव और श्रीलंका को बधाई देते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि इस प्रकार के रोगों के विरुद्ध बच्चों की रक्षा करना स्वस्थ आबादी प्राप्त करने के लिए वैश्विक प्रयास का एक महत्वपूर्ण कदम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नियमों के अनुसार एक देश को खसरा और रूबेला मुक्त तब माना जाता है जब वहां कम से कम 3 वर्ष से अधिक समय तक खसरा और रूबेला वायरस के स्थानिक संचरण का कोई भी मामला सामने नहीं आया हो। तो मालदीव में खसरे का आखिरी मामला जो आया था वो 2009 था और रूबेला का अंतिम स्थानिक मामला जो था वो 2015 में था। इसके अनुसार मालदीव और श्रीलंका को खसरा और रूबेला से मुक्त माना गया है। अगले प्रश्न को समझेंगे। जम्मू कश्मीर पर यूएन के विशेष संचार से संबंधित कथन पर विचार करें। मानवाधिकारों के संरक्षण की दिशा में विशेष प्रक्रिया का अनुसरण यूएन परिषद करती है। दूसरा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 16 अगस्त 2019 को भारत के लिए प्रथम संचार भेजा गया था। उपर्युक्त में से सा या से कथन सत्य है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधियों ने जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के निर्णय के बाद भारत को अपना तीसरा संचार जारी किया है। इन विशेष प्रक्रियाओं के माध्यम से मानवाधिकारों के उल्लंघन के विशिष्ट आरोपों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है और देशों को संचार भेजे जाते हैं। कभी कभी गैर राज्य अभिकर्ताओं को भी स्पष्टीकरण तथा आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 16 अगस्त 2019 को भारत के लिए प्रथम संचार भेजा गया था। दूसरा संचार कब भेजा गया था? 27 फरवरी 2020 को, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के संबंध में लिए गए निर्णयों के खिलाफ असंतोष व्यक्त करने वाले लोगों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाने से संबंधित था। और तीसरा संचार कब भेजा गया? ये 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति की समाप्ति को ध्यान में रखते हुए राज्य में लगाए गए प्रतिबंधों के बाद जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति बिगड़ने पर प्रकाश डाला गया है। तो इस प्रकार इसका दोनों कथन सत्य है। अगले प्रश्न को समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं इंजेति श्रीनिवास, प्रदीप दहिया और प्रियंका निरंजन। तो IFSCA की स्थापना 2020 में 27 अप्रैल को की गई थी और इसका प्रधान कार्यालय गांधीनगर, गुजरात में स्थापित किया गया है। इस प्राधिकरण में 9 सदस्य हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 1983 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी इंजेति श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कॉरपोरेट्स, व्यक्तियों और सरकारों को फंड जुटाने की सेवाएं प्रदान करता है। यह वैश्विक कर प्रबंध, धन प्रबंध, विलय, जोखिम प्रबंधन, संचालन आदि पर फोकस करेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? इंजेति श्रीनिवास। अगले प्रश्न को समझेंगे। हाल ही में कुवैत की नेशनल असेंबली में कौन सी समिति ने ड्राफ्ट एक्सपेक्ट यानी प्रवासी कोटा बिल को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं कानूनी और विधायी समिति और दूसरा है कार्यपालिका समिति। तो बिल के अनुसार भारतीयों की कुवैत में आबादी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ड्राफ्ट एक्सपेक्ट प्रवासी कोटा बिल कुवैत में प्रवासियों की संख्या को सीमित करने से संबंधित है। कानून के तहत प्रवासियों की संख्या पर एक सीमा आरोपित की जाएगी तथा प्रवासियों की संख्या में प्रतिवर्ष लगभग 5% की कमी की जाएगी। कुवैत के प्रधानमंत्री सहित कानूनविद जितने भी हैं सभी सरकारी अधिकारी कुवैत की आबादी को 70% से 30% तक कम करना चाहते हैं। कुवैत विदेशी श्रमिकों पर अपनी निर्भरता को कम करने की दिशा में कार्य कर रहा है। कुवैती नागरिक अपने ही देश में अल्पसंख्यक के रूप में है। यहाँ ध्यान देने योग्य क्या बात है कि कुवैत की 4.3 मिलियन की कुल आबादी में से
3 मिलियन बाहरी नागरिक हैं। वर्तमान में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन सहित अनेक देश संरक्षणवादी नीतियों को अपना रहे हैं। कुवैत में भारतीय प्रवासी समुदाय की जनसंख्या जो है वो 1.45 मिलियन है। यह कुवैत का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। लगभग 28,000 भारतीय विभिन्न सरकारी नौकरियां जैसे नर्स, राष्ट्रीय तेल कंपनियों में इंजीनियर और वैज्ञानिक के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर हुआ कानूनी और विधायी समिति। अगले प्रश्न को समझेंगे। तो प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत किस प्रमुख कारोबारी की लगभग 329.66 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है? ऑप्शन है नीरव मोदी और विजय माल्या। तो देश में पहली बार भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत किसी संपत्ति को जब्त किया गया है। मुंबई के एक विशेष अदालत द्वारा संपत्तियों को जब्त करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अधिकृत किया गया है। इन संपत्तियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत जब्त किया गया है। जब्त की गई संपत्तियों में क्या क्या है? तो मुंबई में प्रतिष्ठित इमारत, समुद्र महल, अलीबाग में समुद्र किनारे फार्म हाउस और भूमि, जैसलमेर में एक पवन चक्की, लंदन में एक फ्लैट, संयुक्त अरब अमीरात में आवासीय फ्लैट, बैंक, जमा तथा शेयर शामिल है इसके अंतर्गत। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अब तक धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत नीरव मोदी को 348 करोड़ रुपए की संपत्ति संलग्न यानी जब्त कर ली गई है। वर्तमान में नीरव मोदी मार्च 2019 में लंदन में गिरफ्तार होने के बाद ब्रिटेन की जेल में बंद है। तो क्या था इसके ऊपर आरोप, इसको भी थोड़ा समझेंगे। तो नीरव मोदी और उसके चाचा मेहल चौकसी को पंजाब नेशनल बैंक की बेडी हाउस शाखा में 2 अरब डॉलर से अधिक की बैंक धोखाधड़ी के मामले में ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दोषी पाया गया था। नीरव मोदी को 5 दिसंबर 2019 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो गया? नीरव मोदी। अगले प्रश्न पे आते हैं। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी भारत JLL द्वारा जारी किए गए इंडेक्स 2020 में किस स्थान पर है? ऑप्शंस हैं 15वें, 34वें, 23वें और 38वें स्थान पर। आइए इसको समझते हैं। तो जॉन्स लैंग लासेल द्वारा अपना द्विवार्षिक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें 99 देशों और क्षेत्रों सहित 163 शहरों को कवर किया गया है। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जो है ये 210 संकेतों पर आधारित है, जिसमें स्थिरता और लचीलापन, स्वास्थ्य और कल्याण, साथ ही साथ इसके अतिरिक्त डेटा शामिल हैं। इस सूचकांक में वैश्विक स्तर पर भारत 34वें स्थान पर है। इस सूची में यूनाइटेड किंगडम पहले, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे पायदान पे है, जबकि चीन इस सूची में 32वें स्थान पर है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? 34 जो 34वां स्थान है वो भारत का है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद UKIBC ने किसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं जयंत कृष्णा, राहुल सचदेवा, कमल त्यागी और मंगल सिंह। आइए प्रश्न का विश्लेषण करें थोड़ा। तो ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद जो है UKIBC ने जयंत कृष्णा को अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। इस पद पर नियुक्त होने वाले वह पहले भारतीय हैं और 3 अगस्त से अपना कार्यभार संभालेंगे। जयंत कृष्णा इससे पहले प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी और कार्यकारी निदेशक की जिम्मेदारी संभाल चुके थे। UKIBC आने वाले समय में द्विपक्षीय कारोबारों तथा UK एवं भारतीय कारोबारों में निवेश को प्रोत्साहित करना जारी रखेगा। यह बदलाव ऐसे समय में किए जा रहे हैं जब दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं GDP की दृष्टि से तुलनात्मक आकार पर है और अपने आर्थिक करारों को लेकर के महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? जयंत कृष्णा। अगले प्रश्न को जानेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी आधार को मजबूत करने और उन्हें अधिक स्थिर बनाने हेतु उसमें कितने करोड़ रुपए की पूंजी डालने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस हैं 22,450 करोड़ रुपए, 32,450 करोड़ रुपए, 52,450 करोड़ रुपए और 12,450 करोड़ रुपए। आइए विश्लेषण करें इसका थोड़ा। तो कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां कौन कौन है? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए 12,450 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश को मंजूरी दे दी है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 12,450 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2019-20 में किया गया 2,500 करोड़ रुपए का निवेश भी शामिल है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने इन कंपनियों की प्राधिकृत शेयर पूंजी को भी बढ़ाने की मंजूरी दी है। द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। 12,450 करोड़ रुपए की राशि में से 3,475 करोड़ रुपए की राशि तुरंत जारी की जाएगी, जबकि शेष जितनी राशि है यहाँ मेंशन किए गए हैं उतनी राशि को बाद में डाले जाएंगे। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की प्राधिकृत पूंजी को बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए करने की मंजूरी दी गई है, जबकि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की प्राधिकृत पूंजी को 5,000 करोड़ रुपए करने की मंजूरी दी गई है। अगले प्रश्न को जानेंगे। एग्री इंफ्रा फंड के अंतर्गत केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ऑप्शंस है 2 लाख करोड़, 35 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ और 65 लाख करोड़। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद कृषि मंत्री ने बतलाया है कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड की मंजूरी मिली है। इसमें इस फंड का इस्तेमाल प्राइमरी एग्री कैबिनेट सोसाइटी, किसान समूह, साथ ही साथ किसान उद्यमियों और स्टार्टअप्स और कृषि तकनीक पर काम करने वालों के लिए होगा। इसके तहत कोल्ड स्टोर्स, कोल्ड चेन का विकास, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग यूनिट, फसलों की ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में होगा। इससे खेती बाड़ी में प्राइवेट निवेश बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1 लाख करोड़। अगले प्रश्न को समझेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप राज्य के सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के दस्तावेजों को स्कैनिंग के लिए बनाया गया है। इस ऐप को लॉन्च करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं हमेशा यहाँ तैयार किए गए ऐप का उपयोग करना चाहूंगी और यह देशभक्ति को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने यह भी बतलाया है कि इस ऐप के जरिए डॉक्यूमेंट्स को आसानी से स्कैन और एडिट किया जा सकता है। इसका डेटा किसी सर्वर में नहीं रहता है बल्कि फ़ोन में ही रहता है, इसलिए यह सुरक्षित है। यह ऐप निःशुल्क भी है और यह एक वेस्ट बंगाल डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप है जो कैन स्कैनर ऐप की तरह काम करेगा। राज्य सरकार का यह ऐप बेहतर साबित होगा। इस ऐप में लॉकडाउन के दौरान बंगाल में वापस आए प्रवासी मजदूरों, साथ ही उनके परिवारों के बारे में भी पूरी जानकारी होगी। तो इसका आंसर क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। इस सीरीज के अंतिम प्रश्न को जानेंगे। तो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस के संबंध में दिए गए कथन पर विचार करें। राज्य या संघ शासित क्षेत्रों को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से इन आवासीय परिसरों का जो चयन करना होगा। दूसरा क्या है कि योजना के शुरुआती चरण में लगभग 3 लाख लोगों को शामिल किया जाएगा। इस क्वेश्चन को जानने से पहले इतना जानें कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है क्वेश्चन। तो अगर प्रीलिम्स है तो उसका एग्जाम होगा, उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्रीलिम्स में आपका क्वेश्चन बन सकता है कि अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस योजना के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या है। ठीक है। फिर मेंस के लिए क्या क्वेश्चन हो सकता है कि प्रवासियों या गरीब लोगों के लिए योजना का क्या महत्व है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए इसको जानते हैं। तो इस योजना के तहत वर्तमान में खाली पड़े सरकारी वित्त पोषित आवासीय परिसरों को 25 वर्षों के समझौते के माध्यम से अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस मतलब किफ़ायती किराए के आवासीय परिसरों में विकसित किया जाएगा। इन सरकारी परिसरों की मरम्मत, पानी निकासी, स्वच्छता, सड़क इत्यादि आधारभूत ढांचे से जुड़ी कमियों को दूर करके इन्हें रहने लायक बनाया जाएगा। राज्य या संघ शासित क्षेत्र जो है उसको पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से इन आवासीय परिसरों का चयन करना होगा। योजना के शुरुआती चरण में लगभग 3 लाख लोगों को शामिल किया जाएगा। क्या महत्व है इस योजना का, आइए इसको जानेंगे। तो इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में कार्यस्थल के नज़दीक सस्ते किराए वाले आवासों की उपलब्धता हो जाएगी। इस योजना के अंतर्गत निवेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलेगा। इस सब स्वाभाविक सी बात है कि अगर इसमें निवेश रोजगार के अवसर मिलेंगे, इसमें उद्यमशीलता को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा और इस योजना द्वारा लोगों के अनावश्यक यात्रा वहन तथा प्रदूषण में कमी आएगी। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा कि हमारे दोनों कथन सत्य हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स सीरीज के क्वेश्चन आंसर्स।
ये आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे लोचन एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिए गए हैं, जहां ज्वाइन करके इस क्वेश्चन आंसर्स जो क्विज़ हैं इसका PDF फाइल ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।